अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है मुकालमा और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, अमजद साबरी की शहादत क्या ये पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक पैगाम है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ सिंध के बेटे का अगवा क्या पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारे और जो अदारे क्रेडिट ले रहे थे कि हमने कराची को जैनवन रोशनियों का शहर बना दिया, कराची का अमन दोबारा से बहाल कर दिया, क्या उनके लिए मैसेज है या हुकूमत के लिए मैसेज है या आलमी अदारों का या आलमी एजेंसीज और आलमी प्लेयर्स का पाकिस्तान को ये मैसेज है कि आप चाइना की तरफ मत जाएं, अपना जो रोल माजी के अंदर रहा है उसी को रखें। तो आज इसी मौजू पे ये यकीनन बड़ा दिल दहला देने वाला मौजू है कि इस पे इसलिए भी बात करने की ज़रूरत है कि जब जनाजे उठा उठा के पूरी कौम थक जाए और अमजद साबरी का भाई ये कहने पर मजबूर हो जाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ प्लीज़ कुछ करें, एक्शन लें। आज जनाजे की सबसे बड़ी जो खबर जो टिकर के तौर पे चलती रही वो यही थी कि शहीद का भाई पुकार रहा था। किसको पुकार रहा था? वो रहील शरीफ को पुकार रहा था। तो नाज़रीन, क्या वो वक्त आने वाला है कि जब सब लोग, आम आदमी ये कहता हुआ नजर आएगा कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, लेकिन ये किसको कहेगा? नाज़रीन, ये वो अहम सवाल है कि हुकूमत कहाँ पे है और कराची को किसने संभालना है, कराची के अमन को किसने बहाल करना है। क्या ज़रबे अज़ब के नतीजे में जो बेहतरी आई थी वो लॉन्ग लास्टिक होगी? क्या उसके नतीजे में वाकई हमारे शहर महफूज रहेंगे? क्या हमारी ज़रबे अज़ब की जो कामयाबियाँ और जो शहादतें हैं उसके नतीजे में हमें मुस्तकिल बुनियादों पर अमन कायम हो सकेगा, अमन मिल सकेगा? क्या पाकिस्तान वाकई अमन का गहवारा बन सकेगा? नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अकरम चौधरी, सीनियर तज़कियाकार, कालम नगार मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अकरम चौधरी साहब, अमजद साबरी जिसका किसी से कोई लेना देना, कोई दुश्मनी, कोई मुखालफत नहीं थी, एक ऐसा शख्स था जो अमन की बात करता था, जो दरूद की बात करता था, जो रसूलुल्लाह की बयान करता था, उनकी हमद बयान करता था, जो कवाल था, जो एक तरह से आप यूँ समझें कि वो हर कलाम के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बात करता था। उससे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती? अगर आप कराची में इससे पहले एक हकीम सईद साहब का कत्ल था, उसको और इसकी रेलेवेंसी को देखें तो ये स्टेट के लिए पैगाम है। ये ना स्टेट के लिए पैगाम है। स्टेट के लिए पैगाम है। अमजद साबरी की फैमिली के लिए नहीं है। नहीं है, ये स्टेट के लिए पैगाम है, हुकूमतों के लिए ये पैगाम नहीं है। ये जो स्टेट के जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने स्टेट की हिफाजत की कसम खाई है, जो हल्फ लेते हैं कि हम इस स्टेट की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, ये उन लोगों के लिए पैगाम है। ये आलमी साजिशों और बैरूनी एजेंसियों की गुज़श्ता 1.5-2 साल में बढ़ती हुई मदाखलत, पाकिस्तान की कमज़ोर हुकूमत को अपने इशारों पर नचाने के बाद अब उन्होंने स्टेट को पैगाम देना शुरू किया है कि ये स्टेट नाकाम स्टेट हो सकती है। इस स्टेट को बचाने वाले अदारे और हम जब चाहें इसके हालात जो चाहे कर सकते हैं और जब चाहे जो मर्जी कर दें, जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने इन अदारों को भी पैगाम दिया है जो गुज़श्ता 2 साल से, हमने अभी इस 17 जून को ज़रबे अज़ब के 2 साल बनाए हैं। इत्तफाक से आज मेरा कालम ज़रबे अज़ब पे शाया हुआ है और मैंने पूरे 2 साल की डिटेल्स दी हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि हम सियासी लोग, हम सियासी जमातों के अकाबरीन क्या किरदार अदा कर सके हैं उस फौज के साथ जिसने अपने जवानों की कुर्बानियां दी। हमने उन 60-70 हज़ार खानदानों के लिए कौन सा काम किया है जिन्होंने 9/11 के बाद इस मुल्क के लिए एक बार फिर अपना खून दिया है। साहब देखिए, आर्मी तो ऑपरेशन कर सकती है भाई, आर्मी ऑपरेशन नहीं कर सकती है, लेकिन उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविलियन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मजबूत तो हुकूमत ने करना है, सियासतदानों ने। देखें, ये ना एक सवाल ये है कि आज अगर रिवर्स सूरत हाल होती है राहत साहब, तो पीछे क्या इंतजाम है? जुल्फ़िकार राहत साहब, अगर मुल्क की हुकूमतें नाकाम हो जाएं
तो क्या मुल्क को नाकाम तस्लीम कर लिया जाना चाहिए? अब मुझे बताएं कि अगर मुल्क की हुकूमतें नाकाम हो जाएं तो क्या मुमलिकत नाकाम हो गई? ऐसा नहीं होता। हमें मुमलिकत को बचाना होता है। हमें अगर ऐसा नहीं होता तो कौम को कम से कम कॉन्फिडेंस में लिया जाए, पूरी दुनिया में दिया जाए, कौम को इत्मीनान दिया जाए। पूरी कौम तो कह रही है, कल से तो कौम तो रो रही है कल से इस वाक़या के लिए। और गुज़श्ता 2 साल से रोजाना रोती है कौम। हर रोज किसी ना किसी के घर में जनाजा उठता है। अगर आप 2 साल में ये 60, 70, 80 हजार लोग जो शहीद हो गए हैं, जिन माओं के जवान शहीद हो गए हैं, जो अनजाने में घर से निकले थे और उनकी लाशें घर वापस आई हैं, उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप उनके लिए ये पैगाम दे रहे हैं कि हम हुकूमतों के साथ हैं, हम मुमलिकत के साथ हैं? नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें मुमलिकत के साथ ही रहना है। उन्होंने मुमलिकत के लिए ही कसम खाई है। उन्होंने स्टेट को ही बचाना है। लेकिन मैं ये समझता हूं, किसकी बात कर रहे हैं आप? इशारों कनायों में बात कर रहे हैं। इशारे कनायों में बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान में मासवाए एक अदारे के कोई दूसरा अदारा ही नहीं है। कौन सा अदारा है जो आपके यहां बाकी रह गया है? आपकी अदलिया का जो हाल है आपके सामने है, आपकी वजारत खारजा का जो हाल है वो आपके सामने है, आपके जो वापडा का हाल है वो आपके सामने है। आपके अलावा इसमें जितने लोकल बॉडीज के अदारे हैं, पब्लिक सर्विंग के अदारे हैं, उनका हशर तो आप यार देख रहे हैं। अब तो सिर्फ वाहिद अदारा है जो स्टेट को बचाने की कसम खाता है। बाकी ये जो सिविलियंस हैं और ये अदारे जो है ना, इनके लोग अदारे मुल्क बचाने की कसम खाते हैं। आपके ख्याल में बाकी सारे अदारों को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएमजी को, तमाम जो ब्यूरोक्रेसीज को घर भेज के तो आर्मी के सुपुर्द कर देना चाहिए? भाई इसके अलावा तो कोई हल नहीं रह गया। और कोई हल नहीं रह गया। मैं ये बड़ी ईमानदारी के साथ आर्मी जो इतने महाजों पे पहले लड़ रही है, जो वेस्ट पे लड़ रही है, ईस्ट पे लड़ रही है, जो बलोचिस्तान में लड़ रही है, जो कराची में बस सरे बेकार है, जो ज़रबे अज़ब कर रही है, तो उसको आप चाहते हैं कि एक और मसले में उलझा दिया जाए? नहीं, मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि फौज, सियासतदानों की लगाई हुई गिरें जो हैं, जो ये बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कराची में ये जो ऑपरेशंस जारी हैं इंटरनली, इन गिरों को भी उन्हें खुद ही खोलना है। इसलिए कि उन्हें इस धरती के लिए खून देने की आदत है, वो ही इस धरती के लिए खून देंगे। बाकी तो भाई मेरे लोग इलाज के लिए लंदन चले गए हैं, खून लेने वाले, बाकी खून निकालने वाले हैं। कुछ सरिंजों के जरिए निकालते हैं, कुछ लोगों को जिबा करके निकालते हैं, कुछ मुल्क का माल बैरून मुल्क शिफ्ट करके निकालते हैं। कुछ 1.5 माह हो गया है मुल्क को खाली करके प्राइम मिनिस्टरशिप बाहर बैठी हुई है और वहां से मुल्क चला रहे हैं। और मोहतरमा मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस में विरासत की कुर्सी पे बैठ के इस मुल्क को चला रही हैं। और यहां पे मियां शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब, जो खुद एमएनए हैं, एमपीए भी नहीं है, लेकिन हमजा शहबाज की कोई कंपनी नहीं निकली, पता है आपको? भाई हम कंपनियों की तो यहां बात ही नहीं शहबाज शरीफ की। आप मुझे ये बताएं, ये कौन से कवायद और कवानीन है कि आप मुमलिकत को विरासत की तरह चलाएं, कि बाप चला जाए तो उसकी जगह बेटा घर को चलाना शुरू कर दे? ये मुमलिकतें इस तरह चला करती हैं? नहीं, घर तो ऐसे ही चलते हैं, लेकिन मुमलिकत की बात पे यहाँ डिबेट हो सकती है। घर ऐसे चलते हैं वो इसलिए कि वो चंद अफराद पर मुहित होते हैं, वो चंद अफराद किसी एक को अपना जिम्मेदार कबूल कर लेते हैं। मुमलिकतें ऐसे नहीं चला करती। लेकिन जो साहब वोट आप लोग, और मेरा ख्याल है अक्सरियत तो नहीं, हमने तो नहीं दी मरियम नवाज को वोट एज द प्राइम मिनिस्टर। आपने नहीं दिया तो बाकी तो बहुत सारे लोगों ने दिए। किसी ने नहीं दिया। आपने पीटीआई को दिया होगा, कैट में आप रहते हैं, लेकिन पार्टी की बुनियाद पे वोट की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का एक निज़ाम है, मुमलिकत चलाने के लिए उसकी ज़रूरत है, और मुल्क में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं होंगे तो मुल्क सफ़र करेगा। अच्छा, मुझे साबिर साहब के भाई ने जो कहा कि जी राहील शरीफ साहब एक्शन ले, किसके खिलाफ एक्शन ले? वो तो भाई मेरे 20 करोड़ अवाम कह रहे हैं। भाई एक्शन किसके खिलाफ? 20 करोड़ अवाम कह रहे हैं कि इन सियासतदानों के खिलाफ जो पनामा लीक्स में अरबों डॉलर इस मुल्क से लूट के ले गए हैं, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। इस मुल्क में काबजीन जो हैं इक्तदार पे, लोगों के माल पे, लोगों के कर्जों को बढ़ाने के जिम्मेदारान जो हैं, वो कोई भी हो, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, ये तो 20 करोड़ अवाम का मुतालबा है। आर्मी करे, उसकी वजह है कि कोई अदारा क्रेडिबल ही नहीं रहा। कोई ऐसा अदारा क्रेडिबल नहीं रहा
नैब समेत एहतसाब का कोई अदारा नहीं है, अदलिया का बहुत बुरा हाल है, और यानी वहां पे तो आलम यह हो गया है कि फैसले 10-10 साल तक नहीं होते। जब 10-10 साल तक फैसले नहीं होंगे तो मरने के बाद जो बादस मर्ग इंसाफ होता है, उस मरने वाले को उस इंसाफ का क्या फायदा। अच्छा, साबरी साहब का तो आपने कहा कि स्टेट को मैसेज है, चीफ जस्टिस साहब सिंध के जो बेटा है वो भी स्टेट को मैसेज है, वो भी स्टेट को मैसेज है कि आप तो अपने लोगों को डिफेंड नहीं कर सकते, आप तो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। किन लोगों की तरफ से मैसेज है? ये उन मुल्क दुश्मनों की तरफ से है जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज खेलने के खेल में इन्वॉल्व है। उनमें हमारे अपने सहूलियतकार ऐसा तो नहीं ये कहा जा रहा है कि आप सीडीज जारी करें, तो हम ये भी कर सकते हैं ऐसा? यार ये सीडीज वाला काम जो है ना, कि जिनके लोग पकड़े जा रहे हैं, टारगेट किलर पकड़े जा रहे हैं, वो काम अब बहुत छोटा हो गया है। रा के लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है? रा इन्वॉल्व है इसमें रा के साथ साथ मोसाद इन्वॉल्व है, इसमें अफगानिस्तान की जो एजेंसी है वो मुलव्वस है, और उन तीनों को दुनिया के आलमी प्लेयर्स की हमायत हासिल है। और उसका आपको गुज़श्ता 1 महीने में हिसाब लगा लेना चाहिए कि कौन हिंदुस्तान से निकलता है और यूएई जाता है और मंदिर में वहां का मस्जिद में खड़ा होकर वहां का किंग जो है मस्जिद बनाने का ऐलान करता है उसके साथ। उसके बाद वो यहां से अमेरिका जाता है और कौन ऐलान करता है कि हम लश्कर तैयबा के खिलाफ मुल्क के अंदर आके भी इंसाफ हासिल करने की कोशिश आप क्या करेंगे। बेच रहे हैं? आप जो चूरन बेच रहे हैं, हम चूरन बेच रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट आपके भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट हम चूरन बेच रहे हैं। अगर हम सच कहते हैं बेचने वाला तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग चूरन बेच रहे हैं। मोदी एक चाय बेचने वाला शख्स, उसने आपको नचाया हुआ है। वो ईरान का भी दोस्त है, वो अफगानिस्तान का भी दोस्त है, अमेरिका भी उसकी बात सुनता है, तो आप क्या बेच रहे हैं? तो भाई अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजारत खारजा अपनी वेस्ट कोट की लेफ्ट साइड पे डाल ली है और वो उनके हाथ भी सिर्फ राइट साइड पे जाता है और उस तरफ उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? हम तो बोल ही सकते हैं, मैं और आप। हमने तो यहां पे बैठ के उनको याद करवाना है कि वजारत खारजा भी होती है मुल्क में, वजारत खारजा के साथ साथ वर्ल्ड लॉबिंग भी होती है दुनिया में, और वर्ल्ड लॉबिंग हो रही है ना, हो रही है हमारे खिलाफ, और हम पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। पाकिस्तानी कर रहे हैं, अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं हुसैन हक्कानी अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। हुसैन हक्कानी को यहां से जाने किसने दिया था? उसको भी छोड़ दें, जाने किसने दिया। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि मुल्क के रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाता है या ड्रेन किया जाता है? अकरम चौधरी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। नाज़रीन, बात बिल्कुल दुरुस्त है, कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, कि हुसैन हक्कानी जैसे शख्स जो इस पाकिस्तान के सफीर रहे, एम्बेसडर रहे, वो पाकिस्तान के बाहर बैठकर, अमेरिका के अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान से वो पैसा लूट कर बाहर बैठे हुए हैं, और जो लुटेरे हैं उनके वो मुहाफ़िज़ रहे और उन्होंने उनको एम्बेसडर बनाया था। और जब वो एम्बेसडर थे, इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वहाँ पे वॉच नहीं करते थे, वो चंद शख्सियात के इंटरेस्ट को वॉच करते थे, और आज भी अमेरिका के लिए काम करते हैं। और अमेरिका अपने एजेंटों और अपने इस तरह के बगल बच्चों की जिस तरह हिफाजत करता है, जिस तरह उनकी सरपरस्ती करता है, ये भी दुनिया में एक अलहदा से मिसाल है। इशू को कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अकरम चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर हैं, आप कहते हैं कि इन हालात में स्टेट को मैसेज दिए जा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इसी स्टेट के, तो मैसेज तो उनको भी है। नहीं, उन्हें मैसेज नहीं है। क्या मतलब? अगर उन्हें मैसेज होता तो अफगानिस्तान ने जो ज़बान आपके साथ इस्तेमाल की होती तो उन्हें मौसूल हो चुका होना चाहिए था। अगर उनको मैसेज आया तो ईरान ने जो 300 मीटर अंदर जाके आपके लोगों को पकड़ा और पकड़ के ले गया, अच्छा, उन्हें ये पैगाम मौसूल हो जाना चाहिए था। उन्हें LOCs के ऊपर कश्मीर की और दूसरी जो हमारी LOCs हैं वहाँ पे हिंदुस्तान की 12 की हुई गोलाबारी, हमारे देहातियों के शहीद होने पर दुश्मन का ये पैगाम मौसूल हो जाना चाहिए था। उन्हें बलोचिस्तान से यादेव का गिरफ्तार होना मौसूल हो जाना चाहिए था।
नहीं, क्या पैसे वसूल और क्या करें? उन्हें तो बलोचिस्तान से आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? भाई आज बीमार हुए ना, ये तो मैं आपको गुज़श्ता 2.5-3 साल का अहाता कर रहा हूं। उन्हें बलोचिस्तान से अफगान एजेंसीज के लोगों का पकड़े जाना खबर मिल जानी चाहिए। शोई साहब, आप लोग तो ये भी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन नहीं हुआ, देखिए वो मैंने तो ये नहीं कहा, का जवाब दे, सारी दुनिया कह रही है, नहीं जो कौन सी दुनिया कह रही है यार, मैंने तो कभी ये नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ऑपरेशन हुआ है से वापस आएंगे। भाई हम कह रहे हैं नहीं, हम ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाने से पहले इक़्तिदार को छोड़ देना चाहिए था और अपनी जाती जिंदगी के लिए उन्हें अपनी ज्यादा केयर करनी चाहिए थी, उनके खानदान को उनके साथ होना चाहिए था। ये हुकूमतें और इक़्तिदार आते जाते रहते हैं। उनकी जमात गुज़श्ता 30-35 साल से पाकिस्तान में इक़्तिदार में है। उन्हें इन हाउस किसी शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए था। इमरान खान को बना देते नहीं, चौधरी निसार को बना देते, इसहाक डार को इलेक्शन लड़ा के बनवा देते, अपने भाई को बना के चले जाते। अगर उन्हें इतनी बेएतबारी थी, मरियम को प्राइम मिनिस्टर बना के चले जाते। हमें उनके खानदान से तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो पाकिस्तान कहना था विरासती काम। भाई वो तो अब भी चल ही रहा है, अब बगैर इख्तियारात दिए इख्तियारात इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अब क्या ये विरासत के कोई अगली विरासत का निजाम हो रहा है? ये तो बादशाहत का भी कोई अगला निजाम है भाई। लोगों को पता ही नहीं चलता था 6-6 महीने बादशाह सलामत कहां है, उनका निजाम चलता रहता था। उनका बेटा चला रहा है, उनकी बहू चला रही है, उनकी बेगम चला रही है, उनके अहकामात माने जा रहे हैं। कराची के अंदर 2-3 साल से रेंजर मौजूद हैं, तो आपके ख्याल में इस वाकया के बाद वो क्या मजीद तवील हो जाएगा, या जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं और आने वाले 1-2 महीनों में हालात चेंज होने वाले हैं, उसका भी इस मामले से, इस वाकये से कोई ताल्लुक है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये रेंजर के 2 साल का, 3 साल का जो कराची का ऑपरेशन है, उसके बाद रिएक्शन है, उसका रिएक्शन है उन कुव्वतों की तरफ से भी जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से ये नारे लगा रहे थे कि ये हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कुछ रिलीफ बरतानिया में मिल गया है, अच्छा, और उन्हें कुछ रिलीफ यहाँ भी मिल गया है, तो इसलिए उन्होंने अपनी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया है और उनके साथ जो राह के राब्ते हैं, उनके जो राह के राब्ते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। आप तो सीधा सीधा एमक्यूएम पे नहीं, मैं एमक्यूएम पे तो नहीं लगा रहा। किस पे लगा रहा? ना, मैं तो उन कुव्वतों पे लगा रहा हूं जो कराची के हर काम में कार फरमा है। राह का किसके साथ राब्ता है? किसके साथ राब्ता है? किसी को ढका छुपा है? किसके खिलाफ ये मुकदमात चल रहे हैं? कराची में तो देखें, एमक्यूएम कहती है जी पीएसपी पे इल्जाम लगा रही है, पीएसपी उन पे इल्जाम लगा रही है। दोनों एक ही हैं। उन दोनों में क्या फर्क है? जिन लोगों ने पाक सर जमीन जमात बनाई है उनमें और एमक्यूएम में क्या फर्क है? मैं तो मुस्तफा कमाल में और उनमें कोई फर्क नहीं समझता। मुस्तफा कमाल के दौर में वो 12 मई का वाकया किसके दौर में हुआ साहब? वो तो भाई 12 माजी क्या है? स्टैंस क्या होता है? जबानों से स्टैंस होते हैं, आपका किरदार होता है, क्या आपका अमल होता है। नहीं, उसका अमल क्या है? अमल क्या था 12 मई को? कितने लोग वहां पे जिबा हुए? नहीं, वो वहां पे गोलियां चला रहा था। जिम्मेदार कौन था कराची का? किसी को जिम्मेदारी कबूल करने की आदत डालनी है आपने कि नहीं डालनी? तो जो इंक्वायरी हुई है उसको सामने लाएं। इंक्वायरियां तो यहाँ ये सानेहा मॉडल टाउन की भी हो गई हैं, उसको भी मान लें फिर हम। साहब इस पे तो फिर भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपके अदारे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपके अदारे बददयानती के साथ काम को आगे लेके चल रहे हैं। जुडिशरी को और दुनिया में झूठ का और ना इंसाफी का निजाम नहीं चला करता, जुल्म का निजाम मिट जाया करता है। मेरी गुजारिश सुने, ये शाम गरीबा अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्यूरोक्रेसी को घर भेज दें, इन अदालतों को ताले लगा दें, नवाज शरीफ साहब को मैसेज भेजें कि हुजूर आप उधर ही रहें, फिर मसले हल हो जाएंगे? ना ब्यूरोक्रेसी को घर भेजें, आप चंद ईमानदार अफसरान को उनके ऊपर लगाए हुए ईमानदार लोगों के साथ, ईमानदार किधर हैं? आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला जल्द। पंजाब में तो 36 अच्छे डीसीओ और 36 अच्छे डीसीओ नहीं मिल रहे। ओ भाई, वो कहां है ईमानदार लोग? इसलिए नहीं मिल रहे, इसलिए नहीं मिल रहे कि लोग आपकी मर्जी के मुताबिक। इमरान खान ने कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस करप्शन पे रखूंगा, मैं एहतसाब करूंगा, मैं सारे एमएनएस एमपीज का किबला दुरुस्त कर दूंगा। क्या एमएनएस एमपीज उनके काबू आ रहे हैं? क्या उनकी कैबिनेट के अंदर पूरी ग्रिप है? क्या वहां पे एमपीएस उनकी बात मानते हैं? क्या वहां पे एमएनएस उनकी बात मानते हैं? भाई कौन सा सिस्टम, कौन सा मैकेनिज्म ऐसा है? आपके पास इसका कोई जवाब है कि 69 ईयर्स की बिगड़ी हुई आदतें
अगर एक शख्स ने वहाँ पे दुरुस्त करने की कोशिश की, क्या 10%, 30%, 40%, 50% को परसेंटेज अभी आप विजिट करके आए खैबर पख्तूनख्वा, मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं है उनसे, क्या फ़र्क पड़ा कुछ? पुलिस की हद तक ये नहीं, या दूसरा आप खुद कहते हैं, चीजें हैं खुद कहते हैं कि यहाँ पे 2000 बिलियन का बजट है, वहाँ पे 200 बिलियन का बजट है। यार आप उसको इस मेगा करप्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और जिनके साथ वफाकी हुकूमत है आप उन्हें उनके साथ मैच कर रहे हैं। जो 1.5 साल से NFC अवार्ड नहीं दे रहे हैं आप उन्हें उनके साथ मैच कर रहे हैं। को खुदा का खौफ खाएं जुल्फकार रात साहब, लोगों को आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या लोगों के दिमागों में, जहनों में हमने फ्रस्ट्रेशन जमा करनी है, फ्रस्ट्रेशन डालनी है, मजीद उनको परेशान करना है, मायूस नहीं नहीं, हमें तो उन्हें कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों की लाशें वसूल करते रहें, आप अमजद साबरी की लाश के ऊपर बैन करते रहें, आप ट्राइबल एरिया से लाशों को वसूल करते रहे। आपके ख्याल में क्या होना आपके जवान जाते रहे और अफगान आपके मेजरों को शहीद करते रहे। सवाल ये है कि जिस, और यानी हम ये निजाम चाहते हैं इस मुल्क में कि हम इस तरह का झूठ बोलना शुरू कर दें। जिस अदारे की तरफ पूरी कौम देख रही है, उस अदारे की तरफ से क्या कोई रिस्पांस तो आ नहीं रहा? भाई उस अदारे ने आपको पूरा मौका दिया हुआ है, पूरा मौका दिया। जो आप इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, जिन्होंने जिस दिन उन्होंने आना है उसके अगले दिन अपने मेजों का रंग बदल लेने हैं और वेस्कोटें चेंज कर लेनी है, और फिर आपको जमहूरियत से मोहब्बत याद आनी है, फिर आपने इस जमहूरियत के राग अलापने हैं, तो वो उनको कह रहे हैं अच्छा हाँ कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो, आप इस मुल्क का इंसाफ चलने के लिए है, तो हम इस मुल्क के लिए जान देने के आदी हैं, हम फिर जान देंगे। लेकिन निजाम जैसा चलाना चाहते हैं आप चला लें। आप तो पहले से अस्करी पेज पे आ गए और आपकी वास्कोट तो ऑलरेडी टेक्नोक्रेट्स वाली है, इसका मतलब अगले कैबिनेट के मेंबर आप भी होंगे। सवाल ये है साहब, आप मुझे बताएं कि ये वास्कोट अगली असेंबली में चलेगी अगली कैबिनेट में चलेगी? एक तो मैं आज आपको ना यकीन माने, मैं आपको ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं, अगर इक्तदार मेरे नसीबों में है ना, नसीबों में ना तो मियां नवाज शरीफ रोक सकता है, ना अस्करी रोक सकती है, ना चौधरी परवेज अलाई रोक सकते। नहीं, सुना है कि अस्करी दानिशवर जो होंगे, अस्करी तजिया ना वो रोक सकते, उनको प्रायोरिटी पे इख्तियार ना वो रोक सकते। मेरा किसी अस्करी अदारे से कोई राब्ता डेमोक्रेटिक तजियाकार नहीं हूं, मैं तो मुतदिल किस्म का दरमियानी तजियाकार हूं। नहीं, लेकिन आप जो जेन्युइन बात करते हैं मुसाफी, कैसी जेन्युइन बात कर रहे हैं? लेकिन अस्करी तजियाकार जो हैं जैसे आप हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बारी मिलेगी इस दफा। अगर आप समझते, अगर आप यकीन माने, अगर आप ये समझते हैं ना कि अफवाज पाकिस्तान की हमायत करना और पाकिस्तान हम कौन सी मुखालफत कर रहे हैं, ये हम तो खुद समझते हैं कि एक उम्मीद का जो मरकज और पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान की हमायत। सवाल क्या है? पाकिस्तानी मुमलिकत की हमायत करना अगर अस्करियत है तो हमें इस अस्करियत पे सर आप दुरुस्त कह रहे हैं। सवाल ये है कि अस्करियत को कबूल करते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आर्मी ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज में फंसी हुई है, क्या अब हम सियासत के अंदर भी खींच के अगर उसको ले आए तो बाबा बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, जब आर्मी के ऊपर बात करने को उनको मौका मिले। जब मुल्क में सियासत का वजूद खत्म हो जाए, जब मुल्क में हुकूमतें जातियात पर मबनी इक़दाम करने लगे, जब सियासतदान अपना मालो दौलत बचाने के इक़दाम करने लगे, तो उस वक्त मुमलिकत को बचाने के लिए कौन आएगा? एक डिसिप्लिन अदारे की जरूरत होती है, एक निज़ाम देना होता है, उस निज़ाम के तहत आपको काम करना होता है। लेकिन चौधरी साहब, माजी के अंदर हमने देखा जो डिक्टेटर आया उसने डेमोक्रेटिक बनने की कोशिश की, और जो जमहूरी आया उसने डिक्टेटर बनने की कोशिश की। सवाल ये है कि इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि अच्छा कोई डिक्टेटर भी नहीं मिल सका। ये मैं ना आपसे 100% एग्री करता हूँ। तो आपके ख्याल में अब कोई अगर कोई मर्द दरवेश आएगा, कोई दो राय नहीं, तो वो सारा हमने अब इस दफा एक काम कर दिया है, सियासतदानों में मिलके इस दफा एक काम कर दिया कि परवेज मुशर्रफ जो ठीक 2 साल बाद तकरीबन जमहूरियत को पाकिस्तान में वापस लाने में कामयाब हो गए थे और तमाम सियासतदान उनका हिस्सेदार बन गए थे, इन सियासतदानों ने जो कुछ अब कर दिया है उनके साथ, उसके बाद आइंदा इंशाअल्लाह ताला कोई जर्नैल अगर आ गया तो इनको ये मौका नहीं देगा कि वो इन सियासतदानों को साथ मिलाएगा। बराह रास्त जमहूरी तजियाकारों को डरा रहे हैं, और मैं उन्हें नहीं डरा रहा। ये जमहूरियत जालसाजी और फ्रॉड की जमहूरियत को हम नहीं मानते भाई,
हमें इस जमहूरियत से कुछ नहीं मिला गुज़श्ता 2002 से आज तक। आप इस सिस्टम पे बात कर रहे हैं? ये सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, ये सिस्टम नहीं, सिस्टम ही नहीं है। ये जमहूरियत की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये जमहूरियत की नहीं, ये चोरों, डाकुओं, लुटेरों की अपनी बनाई हुई शक्ल है जो उन्होंने बनाई हुई है, और उस पर वो रोजाना नक्शे बदलते हैं। अच्छा, ये कोई निज़ाम हुकूमत नहीं है जो आज पाकिस्तान के अंदर है। जरदारी साहब जो कहते हैं हम जमहूरियत को बचाएंगे, और मियां साहब भी कहते हैं जमहूरियत को बचाएंगे, तो वो कौन सी जमहूरियत? वो तो उसको कहते हैं ना जिसके बारे में जरदारी साहब फरमाते हैं कि जमहूरियत से बड़ा इंतकाम कोई नहीं, वो पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम ले रहे हैं कि आपने मुझे 11 साल जेल में डाला था, आओ मैं अब बताता हूं कि मैं सबको कैसे बंद करता हूं। यानी पाकिस्तानी अवाम की बोलती बंद की कि नहीं की? पाकिस्तानी अवाम से बजरिया जमहूरियत इंतकाम लिया जा रहा है, और ये भी यही ले रहे हैं। तो आपकी ये जो 99 में इक्तदार से रुखसत हुए और 2000 में जद्दा चले गए, ये भी इस कौम से इंतकाम ले रहे हैं। ये भी उस जुर्म की सजा दे रहे हैं कि हमें आपने निकाला था, आए आज हम फिर इक्तदार में हैं, वो 2018 निकाल के दे रहे हैं। 2018 में दोबारा इक्तदार में आने का सोच रहे हैं, आप कहते हैं इंतकाम ले रहे हैं। ओ भाई, अगर यही हालात रहे तो वो 2023 में भी आ जाएंगे। आप 2018 की बात कर रहे हैं, वो 2023 में भी आ जाएंगे। ये जमहूरियत पसंद तजज़ियाकार जो जरा सोचिए के जरिए मुहिम चला रहे हैं, ये मुहिमें फिर कामयाब हो जाएंगी, जो लोगों के दिमाग बदल देती हैं। सुबह से शाम तक एक मखसूस किस्म की टेलीपैथी, हेम्योपैथिक मेडिसिन दे के लोगों को सुलाती चली जाएगी। सोई हुई कौम, ये सोई हुई कौम है। यानी ये एक ऐसी कौम है जिसका 100 रुपया सुबह पेट्रोल जो है वो बढ़ जाए ये नहीं बोलती, उन्हें बिजली का बिल जो है महीने बाद 700, 800, 1000, 1500 भर जाए नहीं बोलती। वो सब्जी के लिए 100 रुपया लेके घर से जाते हैं, वहां जाके पता करते हैं कि इसके तो अब आलू भी नहीं आते, वो फिर नहीं बोलते। तो उस कौम के साथ तो फिर ऐसा ही होना है ना, इसी को तो इंतकाम कहते हैं। और फिर आपने गाने भी गाने हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। तो ठीक है भाई, क्योंकि जमहूरियत के तरंगे गाए। आप कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है, ये लूटने वालों का, लुटेरों का एक सिस्टम है। ये अकरम चौधरी साहब का मौक़िफ़ है, मेरा नहीं है। राजी अकरम चौधरी इसमें बिलाशुबा आज़ाद हैं, जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करें, लेकिन सवाल ये है कि क्या अवाम जो जमहूरियत का एक अहम तरीन सेगमेंट हुआ करते हैं, एक स्टेक होल्डर्स होते हैं, और जिसकी बेस पे ये सिस्टम चला करता है, वो अवाम कहाँ पे? क्या ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है? क्या ये लोगों को रिलीफ दे रहा है? क्या जिस जमहूर के लिए ये जमहूरियत हुआ करती है, उस जमहूर के लिए ये सर्व कर रही है? इस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अकरम चौधरी साहब, आपने ये भी बात कर दी कि अमजद साबरी का कत्ल और उनकी शहादत जो है वो स्टेट को मैसेज है, चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा स्टेट को मैसेज है। कुछ स्टेट का भी मैसेज है जो अवाम के नाम है, या स्टेट का भी मैसेज है जो इन जालिमों के नाम है, जो इन दहशतगर्दों के नाम है, जो साजिश करने वालों के नाम है? स्टेट क्या मैसेज है? स्टेट का मैसेज ये है कि 20 करोड़ लोगों, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को देखो जिनके पास स्टेट नहीं है। जिनके पास स्टेट नहीं होती उनका क्या हाल होता है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अपनी स्टेट को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करना पड़ता है। आओ सोचो, कुर्बान करने का यही तरीका है, और उठ के उन जाहिलों, लुटेरों और हुक्मरानों के खिलाफ जो तुम्हारे इख्तियारात को, तुम्हारी स्टेट को अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके गिरेबानों को पकड़ो, अपने हकूक को हासिल करना सीखो। ये स्टेट का पैगाम है, तो आपके आज़म का फरमान है। आपके ख्याल में अवाम ये मैसेज सुन रही है? नहीं सुन। अवाम सड़कों पे निकल रही है? नहीं सुन रही। अवाम गिरेबान पकड़ रही? नहीं सुन रही। अवाम अपने राइट्स पे बिल्कुल नहीं सुन रही। अवाम तो कह रही है जूते मारने वाले बंदों में इजाफा कर दो। बिल्कुल कह रही है। मैंने तो आगे ही कहा कि ये कौम जरा सोचिए के पीछे है कि कैसे हमने और सोना है, हमें सोने का सामान कैसे करना है। ये तो मुझे बाज़ औक़ात शर्मिंदगी होती है, हम सी पैक से क्या वो मोहम्मद बिन कासिम का वो दौर वापस लाना चाहते हैं जब ये खित्ता सिर्फ राह गज़र के तौर पे इस्तेमाल होता था। क्या हम फिर आज टूल प्लाजों की सियासत करने लगे हैं
क्या हम अपने मुल्क में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा सकते हैं जहां अपने 20 करोड़ लोगों को और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 15-20 साल में जो हमारी कौम के सोने के अंदाजा है, ये आबादी शायद 30 करोड़ हो जाएगी, उसको बढ़ा के उनको रोजगार देने का निजाम करने के बारे में फिक्रमंद है? क्या इस मुल्क में आप कोई ऐसा निजाम करना चाहते हैं जहां रोजगार के जराए आगे बढ़ेंगे? जो बाहर से लोग आएंगे, चाइनीज आएंगे, गैर मुल्की आएंगे, तो आप उनके चमचे बनेंगे, उनके लिए काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। उनको भी तो काम चाहिए, उनको भी मजदूर चाहिए ना। तो यानी इसका मतलब यह है कि हम अपनी कौम को जहनी बीमार बना रहे हैं। तो जहनी बीमार है, तो जहनी बीमार बनाने का कारोबार जमहूरियत कर रही है। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके नतीजे में इसी तरह के जहनी बीमार ही पैदा हो सकते हैं, इसी तरह के क्लर्क पैदा हो सकते हैं, इसी तरह के चपरासी पैदा हो सकते हैं। मुल्क के इंटर के और मेडिकल के पैदा नहीं कर सकता। भाई, जिस मुल्क में इंटर और मैट्रिक की सनदों के पीछे वजीर आला की तस्वीर होगी, जिसके करा कलम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का पैगाम नहीं होगा, जहां पे तारीख पाकिस्तान नहीं होगी, तो उस करा कलम से ऐसे ही लोग पैदा होंगे। और ये करा कलम उन्हीं लोगों ने बनाया है जो इस मुल्क के दुश्मन हैं। आप जिस सिलेबस की बात कर रहे हैं वो अगर गैर ममालिक के, दूसरे ममालिक के पैसों से छपेगा, चंद टके आप लेंगे, चंद टके, और वो टकों की सूरत में वो किताबें छप के लोगों के पास जाएंगी। आपकी असम्बलियों के अंदर जो पेंसिलें इस्तेमाल होती हैं, जो राइटिंग पैड इस्तेमाल होते हैं, उस पर ऊपर यूएसएड लिखा होता है। ये औकात है आपकी? भाई, मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गया हूं, वहां पे उनके सेक्रेटेरिएट के अंदर जो किताबें इस्तेमाल हो रही हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो किताबचे वो लोगों को देते हैं, उसके ऊपर यूएसएड लिखा हुआ है। ये औकात है। आपने यूएनडीपी की बहुत सी चीजें नहीं देखी? वहां के अंदर जो मेंबर्स पेंसिलें इस्तेमाल करते हैं वो यूएसएड देता है। भाई, यूएनडीपी के इश्तहार चल रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। भाई, कर्जों पे आप चल रहे हैं और बात करते हैं गैरतमंदी की। आप मुझे बताएं कि आप माशी तौर पे जब मफलूज है, माशी तौर पे महकूम है, और माशी तौर पे महकूम कोई मुल्क की इंडिपेंडेंट वजारत खारजा के हवाले से पॉलिसी बना सकता है, चला सकता है? बताएं कि क्या कर्जे लेने वाला बेगैरत हो जाया करता है? बिल्कुल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भाई, वो एक मजबूरी जरूर है, कोई चॉइस नहीं होती। चॉइसें होती हैं, बिल्कुल चॉइसें होती हैं। माशी तौर पे जो डिपेंडेंट होती है, आप जब वो पे कर्ज लेने से इनकार कर दे। आप मुझे बताएं कि जब चौधरी के पास कोई कमी जाके पैसे लेके गुजारा करते हैं किसी इलाके में, तो वो चौधरी को जाके आंखें निकाल सकते हैं? नहीं, एक तो ना मुमलिकतें इस तरह नहीं चलती हैं। मुमलिकतों के अपने अपने मुफादात होते हैं। पाकिस्तान की मुमलिकत खुदादार, आपके ख्याल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पर बनने वाली कौम का ये मुल्क, जिसके जज्बाती नारे आपने लगा के भाई अंधेरे में रखा है ना, आप लोगों ने रियलिटी, वो जो लोग इन नारों और इस रियलिटीज के खिलाफ बोल बोल के इस मुल्क के अवाम के अंदर जहर भरने की कोशिश करते हैं, जो लोग, वो लोग जिम्मेदार हैं। इस मुल्क के अवाम को तकसीम करने के जिम्मेदार हैं ये लोग। मेरी बात सुने। नहीं, बिल्कुल ये सच है। लोगों को कहते हैं खुदा का कसूर है जिन्होंने इस मुल्क को टेलीपैथी बनाने की कोशिश की, जिन लोगों ने इस मुल्क में बैरूनी नजरिया फैलाने की कोशिश की, वो लोग जिम्मेदार हैं यहाँ के। लेकिन इस मुल्क के क़याम में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज थी। मुझे बताएं, कौन कुर्बानी देता है सिर्फ मुमलिकत के लिए जाने देता है? लोगों ने जो हिजरत की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे की। आप इस बात को, इस कौन से मत छीनने की कोशिश करें। इस नारे के साथ आपने क्या किया? हमने गलतियां की, कोताहियां की, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये कहना कि ये मुमलिकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे नहीं बनी, मेरा ख्याल है कि तारीख को मस्क करने का इससे बड़ा जुर्म और कोई नहीं करेगा। अकरम चौधरी साहब, ये ना कोई कह सकता है, ना कहने की जरूरत कर सकता है। फिर हमें इस पर बहस नहीं करनी चाहिए ना। सवाल ये, बहस नहीं हो रही। बहस ये हो रही है कि लोगों को जज्बाती नारों पे मत ले जाएं, लोगों को रियलिटी बेस्ड भाई, कौम को जज्बात से ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है यार। कौम को आप मोटिवेट करें, अपनी कौम को। क्यों नहीं समझाते? क्या समझाएं उन्हें? शहबाज शरीफ की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट कबूल कर लें, लोगों को ये समझाएं, वो करा कलम कबूल कर लें जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र रही है। लोगों को ये समझाएं कि ये कलमे की बुनियाद पे बना था, ये नजरियाती मुमलकत है, खुदा के लिए यहाँ पे हेराफेरी नहीं करनी, कम नहीं तोलना, रमजान में एक दूसरे के भाई का खून नहीं पीना, इस मुल्क में नहीं करनी, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने ये इस मुल्क में इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें तो कवि जैसे लोगों को ले आते हैं,
इसलिए कि किसी ने कवि को गाली नहीं निकालनी, लोगों ने इस्लाम को गाली निकालनी है। यानी इस तरह की तो साजिशें इस मुल्क में हो रही हैं, और मुझे अफसोस होता है जब हम इन्हीं तरह की चीजों को फरोग देते हैं। आप अपने कौन जानता है उसको, अब्दुल कवी खान को? पूरी दुनिया के अंदर रोजों में गैर इस्लामी जो लोग हैं वो यार मुसलमानों के एहतराम में कहां तक चले जाते हैं। यार आप क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहा है? आज भी रमजान के अंदर आप क्या कम तोलना आपने बंद कर दिया? क्या मिलावट आपने बंद कर दिया? इसका क्या आप एक दूसरे से फ्रॉड बंद कर दिया? और मुस्बत पहलू आप सुन लें बड़ी माजरत के साथ। ये ठीक है, खामियां कोताहियां होंगी, इसको दूर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया में चैरिटी बेस्ड इकोनॉमी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा नहीं है। अगर पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, जितनी बेरोजगारी है, जितनी महंगाई है, आज भी आप देखें लोग अल्लाह के हुक्म पर इस महीने के पैगाम पर अपने आप को हाजिर करते हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हमें अगर यहाँ पे फ्रॉड भी कर रहा है, रमजान में लूट भी रहा है, कम भी तोल रहा है, मिलावट भी कर रहा है, उसको सजा देनी चाहिए। आखिरी इशरे में वो उम्रा भी कर रहा है, उसे सजा देनी चाहिए। अब क्या बात कर रहे हैं? उसे सजा देनी चाहिए। सजा किसने देनी है? उसका निजाम वज़ा करना चाहिए। जब तक वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी हुकूमतें निजाम नहीं वज़ा करेंगी। आपका तो वजीर आला पंजाब के लगाए हुए बाजारों में हरी मिर्चों की जगह खीरे मिल रहे हैं और खीरों की जगह कचंदर मिल रहे हैं। सब एक तरफ तो आप कहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, सारी पॉलिटिकल एलीट चोर है, मुल्क के अंदर कोई अदारा नहीं है। फिर आप कहते हैं इस मुल्क को ठीक भी करे। कौन ठीक करेगा भाई? एक ही तो अदारे से आप मुतालबा करते हैं, उसी को आप ठीक समझते हैं, तो फिर आप इसलिए कि वो ताकत का महवर वही अदारा है। आलू छोले भी वो बेचे, आलू छोले बेचने के लिए 20 करोड़ अवाम को इन हुक्मरानों ने तो बना दिया मजबूर, लाचार। इन्होंने उन्हें मज़ारों के सामने बैठा दिया, मस्जिदों की इफ्तारियों के लिए मजबूर कर दिया है। वाइट कॉलर लोग घर में इफ्तारी का सामान नहीं पाते, आगे चलकर चैरिटी की इफ्तारी में बैठ जाते हैं। उसके बाद जो साहब ये संभाली नहीं जाएगी सूरत हाल, ये आगे चल के ये अनार्की की शक्ल इख्तियार करेगी। ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये जो कुछ हो रहा है ये फ्रस्ट्रेशन ही है कि आप रोज़ाना देख रहे हैं। ये मुआशरे का एक और बदतरीन रूप है जिस पे आपको गौर करना चाहिए कि सगे भाई ने अपनी भाभी को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, बाप ने अपने बेटों को कत्ल कर दिया, मां ने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया, शोहर ने अपनी बीवी जला दी। ये गुज़श्ता 10 दिन में मां ने अपनी बेटी जला दी, मां ने अपनी बेटियां जला दी। ये कितने 10-15 दिन में कितने वाकयात हुए हैं। ये आपके मुआशरे की मस्ख शुदा वो तस्वीर है जहां पे गुर्बत, अफलास, भूख, नंग, मसाइल, स्ट्रेस, टेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। और ये उन सहूनी साजिशों की, कुव्वतों की साजिश थी कि इस मुल्क के लोगों को मजबूर कर दिया जाए। अकरम चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अकरम चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम मुकालमा जो जुमेरात और जुमा को आप देखते हैं, मुलाजा करते हैं, आज के मुकालमा में हमने अवाम की बात करने की कोशिश की, हमने हुक्मरानों के तर्ज अमल की बात करने की कोशिश की, हमने महंगाई की बात की, अमजद साबरी के कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं उसकी बात की। लेकिन नाज़रीन, बात तो सच है, दोबारा कहूँगा, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। अगर हुक्मरानों के ये तमाम दावे, तमाम वादे, ये तमाम नारे दुरुस्त हैं तो ये नफ़रतों की ये जंग क्यों है, ये भूख क्यों है, ये नंग क्यों है? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी का सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? और जो इस जवाब देगा, जो जवाब देने की सलाहियत और सकत रखेगा, वही इस पाकिस्तान का मोहसन और इसका हीरो होगा। अपने मेज़बान जुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।